नमस्कार गणमान्य व्यक्तियों और मित्रों, मैं डॉक्टर शरद जगताप, केजी कटारिया कॉलेज दौंड, एफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। आज के विषय में पर्यावरण संरक्षण हेतु इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह आज का विषय है। नेक्स्ट प्लीज। ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डिजाइन किए गए 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह पदनाम 19 दिसंबर 2000 साल को उस तिथि के स्मरण में बनाया गया था। 1987 साल में जिस दिन अनेक राष्ट्रों ने ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1994 साल में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 1987 साल में ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तिथि को याद दिलाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सभी पक्ष ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के उपभोग और उत्पादन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संधि CFC-H, CFC और हैलोजन जैसे प्रमुख पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगली संशोधन, जिस पर 2016 साल में सहमति हुई थी, इसमें HFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रावधान शामिल थे, जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस है लेकिन ओजोन लेयर को नष्ट करती है। नेक्स्ट प्लीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अब तक के सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में एक माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन से ओजोन लेयर की बहाली हुई है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता का श्रेय इसकी गतिशील संरचना को जाता है और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आधार पर समय समय पर अद्यतन और संशोधन की अनुमति देती है। नेक्स्ट प्लीज। ओजोन, जिसे ट्राई ऑक्सीजन कहा जाता है, यह एक अकार्बनिक अणु है। इसका रासायनिक स्रोत O3 है। यह एक हल्के नीले रंग की गैस है जिसकी गंध विशिष्ट रूप से तीखी होती है। यह ऑक्सीजन का एक अनुरूप है। यह द्विपरमाणुक अपरूप ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम स्थायी है। निचले वायुमंडल को ओजोन टूटकर ऑक्सीजन में बदलता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट प्रकाशन और विद्युत उत्सर्जन की द्वारा डाई ऑक्सीजन को ओजोन का निर्माण करता है। इसकी उच्चतम सांद्रता समतापमंडल की ओजोन लेयर में है। यह ओजोन लेयर सूर्य के अधिकांश पृथ्वी के वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करती है। नेक्स्ट प्लीज। ओजोन की गंध क्लोरीन की याद दिलाती है और बहुत से लोग इसमें कम से कम सांद्रता में भी पहचान देते हैं। ओजोन की मात्रा हवा में 0.1 पार्ट पर मिलियन इतना है। ओजोन की संरचना सन 1965 साल में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट प्लीज। मानक तापमान और दबाव पर ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस है जो क्रायोजेनिक तापमान पर गहरे नीले रंग की तरल में संघनित हो जाती है। अधिक सामान्य ऑक्सीजन के संबंध में ओजोन की अस्थिरता ऐसी है कि केंद्रित गैस और तरल आयोजन दोनों उच्च तापमान फिजिकल झटके और उबलते हुए बिंदु तक तेजी से गर्म होने पर विस्फोटक रूप से विघटित हो सकती है। इसलिए इसका व्यावसायिक रूप से केवल कम सांद्रता में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीजन कारक है
ऑक्सीकरण से संबंधित इसके कई औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोग हैं। हालांकि इसी उच्च ऑक्सीकरण क्षमता के कारण ओजोन पशुओं में भी श्लेष्मा और श्वसन ऊतकों को और पौधों में ऊतकों को भी लगभग 0.1 पार्ट पर मिलियन इतना ही अधिक सांद्रता में नुकसान पहुंचाती है। हालांकि यह ओजोन को जमीनी स्तर के पास एक शक्तिशाली श्वसन खतरा और प्रदूषक बनाता है। ओजोन लेयर में उच्च सांद्रता 2 से 8 पार्ट पर मिलियन फायदेमंद है। नेक्स्ट प्लीज। सन 1785 साल में डच रसायन शास्त्रज्ञ मार्टिनस वैन मारुम पानी के ऊपर विद्युत स्पार्किंग से जुड़े प्रयोग कर रहे थे जब उन्होंने एक असामान्य गंध महसूस की, जिसका श्रेय उन्होंने विद्युत अभियांत्रिकों को दिया। यह महसूस करने में विफल रहे उन्होंने वास्तव में ओजोन का उत्पादन किया था। आधी सदी बाद क्रिश्चियन पैट्रिक शॉब ने उसी स्थिति गंध को नोटिस किया और इसके अक्सर बिजली गिरने के बाद आने वाली गंध के रूप में पहुंचा। सन 1839 साल में वह गैसीय रसायन को अलग करने में सफल रहे और इसे ओजोन नाम दिया। नेक्स्ट प्लीज। क्रिश्चियन पैट्रिक शॉबनन और आम तौर पर ओजोन की खोज का श्रेय दिया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 सन 1865 तक जॉक्स लुई सॉरेट द्वारा निर्धारित किया गया था और सन 1867 में शॉनबैन द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट प्लीज। ब्लूमोंट कैलिफोर्निया आधिकारिक नारा था ब्लूमोंट ओजोन का क्षेत्र, जैसा कि पोस्टकार्ड और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर हेड पर देखा जा सकता है। बाहर काम करने वाले प्रकृतिवादी अक्सर ऊंचे स्थानों का उनके ओजोन की मात्रा के कारण फायदेमंद बनाते हैं, जिस पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। हवाई में कार्यरत प्रकृतिवादी हेनरी हेंशोली लिखा, ऊंचे स्थानों पर एक बिल्कुल अलग वातावरण होता है जहां काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त ओजोन होती है। समुद्र के किनारे की हवा को ओजोन की मात्रा के कारण स्वस्थ माना जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ओजोन का आकर्षण इसकी ताजी गंध के कारण प्रतीत होता है, जो अशुद्धिकरण गुणों से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने इसके हानिकारक प्रभाव पर ध्यान दिया है। सन 1873 साल में जेम्स डेवर और जॉन ग्रे मार्केटिंग ने लिखा कि ओजोनयुक्त हवा के संपर्क में आने के बाद मेढक सुस्त हो गए, पक्षी खौफने लगे और खरगोशों के रिक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया, जिससे विनाशकारी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट प्लीज। शॉबनन ने स्वयं बताया कि ओजोन के सांस लेने के परिणाम स्वरूप सीने में दर्द, मिक्सन मेम्ब्रेन में जलन और सांस लेने की कठिनाई हुई और छोटे स्तनधारी मर गए। सन 1911 साल में लियोनार्ड हिल और मार्टिन फ्लैक ने दोनों शास्त्रज्ञों ने रॉयल सोसाइटी की कार्यवाही में कहा कि ओजोन के स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव मात्र पुनरावृत्ति से आम धारणा का हिस्सा बन गए हैं। फिर भी इसके अच्छे प्रभाव पर पक्ष में स्थितिक शारीरिक परिणाम अब तक लगभग पूरी तरह से गायब रहे हैं। यदि इसे अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता में किसी भी समय सांस के द्वारा अंदर लिया जाए तो यह लंग्स में जलन और श्वसन में रुकावट पैदा करता है। नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन के क्वीन अलेक्जेंडर मिलिट्री अस्पताल में घावों के लिए संभावित कीटाणुनाशक के रूप में ओजोन का परीक्षण किया गया था। इससे जीवाणु कोशिकाओं और मानव ऊतकों दोनों को नुकसान पहुंचा। एंटीसेप्टिक से सिंचाई जैसे अन्य कीटाणुनाशक
तकनीकों के बेहतर पाई गई। नेक्स्ट प्लीज। सन 1920 साल के दशक तक यह निश्चित नहीं था कि ऑक्सीओजोन यानी कि O4 की छोटी मात्रा विस्फोटक केंद्रित रसायन पर विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान तकनीकों के लागू करने की कठिनाई के कारण ओजोन के नमूनों में भी मौजूद थे। सन 1923 साल में जॉर्ज मारिया श्वाब ओजोन को सफलतापूर्वक ठोस बनाने और सटीक विश्लेषण करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसने निर्णायक रूप से ऑक्सोजोन परिकल्पना का खंडन किया। नेक्स्ट प्लीज। प्रदूषण कम करने के लिए ओजोन का उत्प्रेरक उपघटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अपघटन विशेष रूप से ठोस उत्प्रेरकों के साथ सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है और इसके कई लाभ हैं, जैसे कम तापमान पर उच्च रूपांतर। इसके अलावा उत्पादन और उत्प्रेरकों को तुरंत किया जा सकता है और इस प्रकार उत्प्रेरक बना दिया। गैसीय अवस्था में ओजोन के उत्प्रेरक अपघटन के सबसे अधिक प्रयुक्त पदार्थों मैंगनीज डाइऑक्साइड संक्रमण धातुओं जैसे मैंगनीज, कॉपर, लौह, निकेल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और समुद्री नमक पर अल्ट्रावायलेट विकिरण के क्रिया से बनने वाले क्लोरीन के मुक्त कण वायुमंडल में ओजोन के विघटन को उत्प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तापीय अपघटन, जिसमें ओजोन का अपघटन केवल ऊष्मा की क्रिया द्वारा होता है। समस्या यह है कि 250 डिग्री सेल्सियस में कम तापमान पर इस प्रकार का अपघटन बहुत धीमा होता है। हालांकि उच्च तापमान पर अपघटन की दर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा की उच्च ताकत की आवश्यकता होती है। प्रकाश रासायनिक अपघटन, जिसमें अल्ट्रावायलेट विकिरण के साथ ओजोन का विकिरीकरण होता है और यह ऑक्सीजन और क्लोराइड पेरोक्साइड को जन्म देती है। नेक्स्ट। ओजोन लेयर में ओजोन सूर्य के प्रकाश की वेवलेंथ को लगभग 200 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट किरणों से 315 नैनोमीटर तक फिल्टर करता है, जिसमें ओजोन का अधिकतम अवशोषण लगभग 250 नैनोमीटर पर होता है। यह ओजोन अल्ट्रावायलेट अवशोषण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवा में साधारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा यूवी के अवशोषण को बढ़ाता है। यह सभी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से कम को अवशोषित करता है। नेक्स्ट। निचले अल्ट्रावायलेट सी यानी कि 200 से 280 नैनोमीटर और पूरे अल्ट्रावायलेट ब्लू बॉन्ड यानी कि 200 से 280 से 315 नैनोमीटर के माध्यम से ओजोन से गुजरने वाली बात यूवीबी का जो छोटा सा अवशोषित न हुआ हिस्सा बचा रहता है, वह इंसानों से सनबर्न का कारण बनता है और पौधों का जानवरों दोनों के जीवित ऊतकों में DNA को सीधा नुकसान पहुंचाता है। फिर भी समान आवृत्ति पर पर्याप्त मात्रा से अल्ट्रावायलेट विकिरण भी जमीन तक पहुंचता है, जिससे कुछ लोगों का सनबर्न हो सकता है और यही वेवलेंथ मनुष्यों में जीवन सत्व डी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्लीज। ओजोन लेयर का अल्ट्रावायलेट ए यानी कि 315 से 400 नैनोमीटर नामक लंबी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह विकिरण सनबर्न या DNA को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि अल्ट्रावायलेट
ए कुछ मनुष्य में त्वचा को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह पौधों और सामान्य रूप से पृथ्वी पर सतह पर रहने वाले जीवों के स्वास्थ्य के लिए उतना खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। नेक्स्ट प्लीज, सब्सक्राइब प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। धन्यवाद।